लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने सपा से गठबंधन किया तो 10 सांसद बने, लेकिन गठबंधन नहीं किया तो 0 सांसद बने। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण की सक्रियता बढ़ी है, मेरठ की घटना पर भी वो सड़क पर दौड़ते नजर आए, क्या कहेंगे सर? इससे कहीं ना कहीं जो युवा हैं, दलित समाज के, खास करके दलितों के साथ इस तरह की घटना होती है, चंद्रशेखर आजाद रावण सड़क पर होते हैं, जबकि बसपा के कार्यकर्ता या नेता सड़क पे उस तरह से नहीं दिखते हैं जैसे भीम आर्मी वाले दिखते हैं। एक होता है कि हम बहुत ज़्यादा उछल कूद करके मीडिया में आते हैं, लोगों को दिखाते हैं। उछल कूद में कम भरोसा रख के बहुजन समाज पार्टी काम करने में ज़्यादा भरोसा रखती है। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव हो, उस प्रदेश में किसी यादव को शिखा रखने का अधिकार नहीं है, चुटिया रखने का अधिकार नहीं है, पूजा पाठ कराने का अधिकार नहीं है। इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो इस पर आप क्या कहें? SC/ST के आरक्षण को लेकर कोई ब्राह्मण वकील सुप्रीम कोर्ट गया है, अश्विनी उपाध्याय उसका नाम है, जो मनुस्मृति को मानता है, वो लगातार दलितों के खिलाफ बोलता है, संविधान के खिलाफ भी रहता है। वो सुप्रीम कोर्ट जाके PIL दाखिल किया है कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए। माननीय बहन जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, साथ ही कई बार लोकसभा राज्यसभा में सांसद भी रही हैं, इस अवसर पे जब आज हम उनका 17वां जन्मदिवस मना रहे हैं बिहार की राजधानी पटना में, पूरे बिहार को 5 जोन में बांटा गया है, इसलिए 5 जगह ये जयंती हो रही है और हम लोग जन्मदिवस मना रहे हैं और बिहार पटना में भी मना रहे हैं। इस अवसर पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और माननीय बहन जी दीर्घायु हों, वो लंबे समय तक समाज का, देश का मार्गदर्शन करती रहें, ऐसी हम कामना करते हैं इस अवसर पे। अगले साल सर यूपी में चुनाव है और एक कहा जाता है कि बहन जी के बारे में, आज तो जन्मदिन है, नहीं बोलना था, कि बहन जी एक्टिव नहीं होती है पहले की तरह, और बहन जी को लेके कहा जाता है उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम। इस पर क्या कहें? देखिए, बहन जी हमेशा एक्टिव रहती हैं, बस यही है कि सभी राजनेताओं का, लोगों का काम करने का अपना तरीका अलग होता है। माननीय बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से जो काम करने का तरीका रहा है वो अलग रहा है। समाज को जागरूक करके काम करने का तरीका रहा है, ना कि ज़्यादातर सड़क पर जा कर के हुड़दंग मचा करके काम करने का तरीका रहा है। और इसलिए माननीय बहन जी हमेशा एक्टिव हैं, लेकिन चूंकि काम करने का तरीका अलग है, इसलिए उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। एक और जो 27 में चुनाव है, हाँ। निश्चित रूप से इस बार 5वीं बार बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। हमारे सारे कार्यकर्ता और लीडर जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश में बहुत ही सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम सत्ता में आएंगे 27 में। सरकार तभी बनेगी जो यथार्थ है। हालांकि पार्टी है आपकी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जो संवाद करना पड़े, डायलॉग करते हैं आप लोग, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बनाना बहुत जरूरी है, जो बहुजनों की पार्टी है अभी। और इसी से रिलेटेड सवाल है कि क्या बहन जी की पार्टी बसपा हो और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो या राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस हो, क्या महागठबंधन उत्तर प्रदेश में बनेगा और उसके तहत चुनाव लड़ा जाएगा भाजपा को हराने के लिए, या बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, जिससे कई बार नुकसान हुआ है? आप देख रहे हैं कि आपके एक ही विधायक हैं, एक भी सांसद नहीं है, तो क्या लगता है गठबंधन करना पड़ेगा? और ये मजबूरी नहीं है, जरूरी है। एक नैरेटिव सेट किया गया कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी तभी सत्ता में आएगी। बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी तभी सत्ता में आएगी। पहला तो माननीय बहन जी ने कह दिया है साफ साफ कि बहुजन समाज पार्टी 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी। और दूसरी बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई है और तब बहुजन समाज पार्टी ने किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया था। बहुजन समाज पार्टी ने 1993 में गठबंधन किया, 1997 में गठबंधन किया। जब गठबंधन किया है
तब कभी भी बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई है। सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी तब जीती है जब उसने किसी के साथ में गठबंधन नहीं किया लेकिन हम 2007 लोकसभा में। चुनाव की बात अगर कर ले तो लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने सपा से गठबंधन किया तो 10 सांसद बने, लेकिन गठबंधन नहीं किया तो 0 सांसद बने। निश्चित रूप से काम जो है वो उस तरह से नहीं हो पाया होगा, लेकिन ये कह देना कि बिना गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, ये 2007 में बात सिद्ध हुई कि वो बिना गठबंधन के भी सरकार बना सकती है। अभी 2027 की बात हम कर रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और माननीय बहन जी ने साफ कह दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे और निश्चित रूप से जिस तरह से काम हो रहा है बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण की सक्रियता बढ़ी है, मेरठ की घटना पर जो सड़क पर दौड़ते नजर आए, क्या कहेंगे सर? इससे कहीं ना कहीं जो युवा हैं दलित समाज के, खास करके दलितों के साथ इस तरह की घटना होती है, चंद्रशेखर आजाद रावण सड़क पर होते हैं, जबकि बसपा के कार्यकर्ता या नेता सड़क पे उस तरह से नहीं दिखते हैं जैसे भीम आर्मी वाले दिखते हैं। देखिए, ये केवल हमारे सोचने का तरीका है। बहुजन समाज पार्टी के लीडर वहां पहले पहुंचे और बहुजन समाज पार्टी के लीडर ने पहले वहां कार्रवाई करवाने का काम किया है। एक होता है कि हम बहुत ज़्यादा उछल कूद करके मीडिया में आते हैं, लोगों को दिखाते हैं, और एक होता है धरातल पर काम करना। तो बहुजन समाज पार्टी धरातल पे काम करती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मीडिया वाले बहुत ज़्यादा उसको लेकर के आएँ। वैसे भी इस देश में बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के काम करने का तरीका रहा है, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, महापुरुषों का आंदोलन भी है। और अगर महापुरुषों के आंदोलन हम कहेंगे तो आप ज्योतिबा फूले के काम करने के तरीके को देखें, महामना ज्योतिबा फूले के काम करने के तरीके को देखेंगे, साहू जी महाराज के काम करने के तरीके को देखेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के काम करने के तरीके को देखेंगे, मानवर काशीराम साहब के काम करने को तरीके को देखेंगे, तो ये तरीका बहुजन समाज पार्टी ने महापुरुषों के तरीके को अपनाया है। और उसी तरह इस देश में सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नहीं, साथ ही सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन की भी आंदोलन चल रही है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो काम करने का तरीका है, सामान्य लोगों को कई बार समझ में नहीं आता है और कई बार उसको मीडिया भी नहीं समझ पाता है या लोग नहीं समझ पाते हैं। उछल कूद में कम भरोसा रख के बहुजन समाज पार्टी काम करने में ज़्यादा भरोसा रखती है। अच्छा, रीवा की घटना जो हुई, मध्य प्रदेश की घटना, सर आपके संज्ञान में होगा। रीवा मध्य प्रदेश में एक यादव समाज का युवा रोहित यादव 7 साल समय दे करके 12 इंच यानी 1 फीट की चुटिया रखता है, सिखा रखता है, और वो कहता मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। लेकिन ये बात दीपक पांडे नामक युवक को नहीं पचती है। वो उसकी चुटिया उखाड़ देता है, कहता तुम यादव हो, अहीर हो, तुम शूद्र हो, तुम चुटिया नहीं रख सकते। आज तुम चुटिया रखोगे, कल कथा वाचन करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे सर, कि जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव हो, उस प्रदेश में किसी यादव को शिखा रखने का अधिकार नहीं है, चुटिया रखने का अधिकार नहीं है, पूजा पाठ कराने का अधिकार नहीं है, इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो इस पर आप क्या कहें? निश्चित तौर से ये घटना निंदनीय है। इसीलिए हमारे महापुरुषों के आंदोलन को चलाना भी ज़रूरी है। सामाजिक जागरूकता और सामाजिक आंदोलन जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन से काम नहीं चलने वाला है कि कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा और इसलिए उस समाज को सम्मान मिल जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पूरी तरह से समाज जागरूक हो और सामाजिक जागरूकता है। जो घटना हुई वो निंदनीय है, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर है, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी हुआ वो निश्चित रूप से गलत हुआ, उसका हम खंडन करते हैं। घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हुई थी। एक बता देते, जिक्र करते हैं, कोई कथावाचक थे यादव समाज के, उनको कथावाचन करने गए, उनका भी बाल गंजा कर दिया गया, और उनके साथ एक दलित कलाकार थे जो गीत संगीत करते थे, उनके साथ भी मारपीट की घटना हुई। ये सारी घटनाएं अभी बीजेपी सरकार में हो रही है। लेकिन बहन जी की जब सरकार थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि चाहे दलित हो चाहे यादव हो, किसी की टिक उखाड़ ले, किसी को गंजा कर दे, या फिर किसी दलित को कथा करने से रोक दिया जाए। तो बहन जी की सरकार हो और अब की सरकार, क्या कहना चाहेंगे फर्क? देखिए, बहन जी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही और माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहीं, तो निश्चित रूप से जो सभी क्षेत्र हैं, लगभग मुख्य रूप से अगर हम 5 क्षेत्रों को कहेंगे,
जहां बाकी सरकारों ने पूरे देश भर में, चाहे वो राज्य की सरकारें रही हों चाहे केंद्र की सरकारें रही हों, उनकी फेल्योर रही है, उन क्षेत्रों में काम नहीं कर पाई हैं। पहला, माननीय बहन जी ने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया। दूसरा, बहन जी ने जो सरकारी ज़मीन पड़ी थी वो भूमिहीनों में बांटा। तीसरा, आवास विहीन लोगों को आवास बना के दिया। चौथा, गरीब लोगों को निःशुल्क शिक्षा कैसे मिले उसकी व्यवस्था किया। और पांचवा, माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री रहीं 4 बार, तो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर तरीके से मेंटेन किया। तब यादव भी सुरक्षित थे यूपी में। हाँ, सारी जाति के लोग निश्चित रूप से, किसी भी जाति का हो, जो माननीय बहन जी का काम करने का, बहुजन समाज पार्टी का जो काम करने का तरीका है माननीय बहन जी का, उसमें माननीय बहन जी ने ये स्पष्ट किया कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो। सर आप तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किसी के साथ भी अन्याय नहीं हुआ, और ये संविधान की भी मंशा है। संविधान भी हमारा यही कहता है, किसी के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो सरकारें इसको नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं, वो अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर में फेल हैं। एक सवाल है, चूंकि आप भी वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो सवाल ये है कि आप भी दलित समाज से आते जी। हैं और एससी एसटी के आरक्षण को लेकर कोई ब्राह्मण वकील सुप्रीम कोर्ट गया है, अश्विनी उपाध्याय उसका नाम है, जो मनुस्मृति को मानता है, वो लगातार दलितों के खिलाफ बोलता है, संविधान के खिलाफ भी रहता है। वो सुप्रीम कोर्ट जाके पीआईएल दाखिल किया है कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि अमीर दलितों के लिए भी जब ओपन है, खुला हुआ है एससी एसटी का आरक्षण, तब भी सीटें खाली जा रही है। तो आप वकील होने के नाते क्या कहना चाहेंगे कि इस पर क्या हो सकता है? देखिए, जो आरक्षण है, पहले तो हमारे सब जो एससी एसटी के लोग हैं उनको भी समझना चाहिए, वो भी नहीं समझते हैं, वो भी नहीं जानते बहुत सारा। जो आरक्षण है वो 2 प्रकार का है। एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जो पूना पैक्ट का बाई प्रोडक्ट है, जिसमें विधानसभाओं में और संसद में एससी एसटी के लिए कुछ सीटें रिजर्व है। ये रिजर्वेशन ही 10 साल के लिए है। लोग नौकरियों वाले आरक्षण को भी भ्रम फैलाते रहते हैं कि 10 साल का है। वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत वो तब तक है जब तक समाज में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है। उसका आधार है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन उसका आधार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में उसका विवरण दिया गया है। वकील है, वो कैसे वकील है, उनको संविधान ही नहीं पता। हाँ, तो जो आरक्षण है हमारा, जो ये लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिला हुआ है, और जिस आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात चल रही है, वो क्रीमी लेयर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि समाज में सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर सामाजिक पिछड़ापन खत्म होता, तो सामाजिक पिछड़ापन खत्म होता तो ये जो घटनाएं आप थोड़ी देर पहले गिना रहे थे, ये घटनाएं नहीं होती। दलितों अब तो जादवों के साथ भी होने लगा। पहले दलित हो, पिछड़ा हो, एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, संविधान उनको कहता है कि वो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, और इसीलिए उनको ये सुविधा मिली हुई है, रिजर्वेशन। तो जो अश्विनी उपाध्याय है, चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की उटपटांग का हरकत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, और मुझे विश्वास है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का, नोटिस भेज दिया स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, नोटिस भेजना अलग बात है और उसमें फैसला आना दूसरी बात है। सरकार का पक्ष जानने के लिए हो सकता है माननीय कोर्ट ने उनको नोटिस भेजा हो, और पक्ष जानने के बाद में निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट उसमें जो फैसला देगा वो सही फैसला होगा, जो समाज के और संविधान के अनुरूप होगा। अच्छा सर, दोनों आरक्षण का जिक्र किए आप, किसका अनुच्छेद कितना है और किसका दोनों का है? पॉलिटिकल रिजर्वेशन का अनुच्छेद क्या है? देखिए, जो संविधान में 240 है, 41 है, 42 है, ये 3 अनुच्छेद हैं जहाँ एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन की बात की गई है। संसद में और विधानसभाओं में सीटें रिजर्व की गई हैं, लेकिन 340 में ओबीसी है, तो उसमें सीटें रिजर्व नहीं हैं, लेकिन उनके लिए आयोग बना करके उनको क्या क्या सुविधाएं देनी है इसकी व्यवस्था की गई है, क्योंकि उसकी संविधान जब हमारा लागू हुआ तब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई थी कि ओबीसी कौन है। इसलिए एक आयोग बनाने के लिए उसमें 340 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोविज़न किया कि भारत के राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे और पिछड़ी जातियों की पहचान होगी। एससी एसटी भी पिछड़े हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस अलग है।
इसलिए इनकी व्यवस्था हो गई और उनकी होने के लिए आयोग गठित करने की बात हो गई। वो 52-53 में प्रोसेस शुरू हुई, लेकिन 40 साल लग गया, उनको आरक्षण नहीं मिल पाया। अनुच्छेद बता दीजिए हल्का सर, जरूरी है तुम लोग। 341-42 पॉलिटिकल रिजर्वेशन का कौन से अनुच्छेद है? देखिए, और जो शिक्षा और नौकरी हाँ वाला 341-42 ये पूरा सेंटेंस बताइए। जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 341 और 42 रिजर्वेशन के लिए है, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसके लिए है, लेकिन सारे रिजर्वेशन को भी कवर करता है और 16(4) में भी रिजर्वेशन की बात है। नौकरी जो और शिक्षा वाला कौन सा? 16(4) जो मौलिक अधिकार है, भारत के संविधान का तीसरा भाग है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, और उसमें एक अनुच्छेद है 16(4) जो अवसर की समानता है, वो 15 और 16 दोनों में है। इसलिए जो 16(4) है वो स्पेशली है इसके लिए कि जो इस देश में सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, सरकार उनके उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करेगी। इसलिए आरक्षण। हाँ, तो ये जो उचित प्रतिनिधित्व है वो उचित प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में है, यानी सरकार में भी उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए और प्रशासन में भी होना चाहिए, जो हमारे IAS होते हैं, जो IPS होते हैं, जो सारी नौकरियां हैं। इसलिए ये आरक्षण तब तक इस देश में नहीं खत्म होगा, जैसा कि संविधान की मंशा है, जब तक समाज में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है तब तक यह आरक्षण रहना चाहिए, ऐसा संविधान की मंशा है। 10 साल के लिए नहीं था। 10 साल के लिए नहीं है, वो परमानेंट है। कोई भी भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 16 को पढ़ सकता है। खाली पॉलिटिकल वाला 10 साल के लिए था। बिल्कुल, वो और 10 साल के एक लिए। जरूरी सवाल है, आज बहन जी का बर्थडे तो है ही, आज डिम्पल यादव जी का भी बर्थडे है, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से उनको भी बहुत बहुत बधाई। नाम लेके आज बोलिए। हमारे जितने लोग हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई, जिनका भी बर्थडे है। धन्यवाद।